Hi guys, welcome to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers. This is Surbhi Bhatia and I bring to you very interesting session today और वो है related to environmental law. तो पिछले कुछ सालों में कंसोर्शियम कोई ना कोई मिसलेनियस लॉ से हमें क्वेश्चंस पूछ रहा है इसलिए एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल लॉ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे बहुत से इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर जजमेंट्स का एस्पेक्ट हम छोड़ भी दें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आर इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कंसर्न तो इसलिए हमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ डेफिनेटली पता होने चाहिए हम यहाँ पे पूरा एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं पूरा लॉ नहीं पढ़ रहे हैं इन दिस सेशन हम कवर करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ बेसिक पॉइंटर्स जो अगर आपको पता है यू आर डीलिंग विद द पैसेज डेफिनेटली बिकम्स वेरी वेरी इजी ठीक है उसके बाद हम किसी भी तरीके के पैसेज को सॉर्ट कर पाएंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ ऑलराइट सो इस सेशन में बेसिकली लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एनवायरमेंट इज व्हाट इज पोल्यूटेंट देन किस तरीके से इंडिया में एनवायरमेंटल लॉ डेवलप हुआ था और कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम एनवायरमेंटल लॉ से डील करते हैं एंड हमारे लिए एज क्लैट एस्पिरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सो बचपन से ही environment was anything around you is environment सिंपल सा डेफिनेशन होता था बचपन में कि हमारे आसपास जो भी है वो एनवायरमेंट है चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं फॉर एग्जांपल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स या फिर एबायोटिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि एयर क्लाइमेट ये सब एबायोटिक है लिविंग थिंग्स नहीं है बट एट द सेम टाइम हमारे एनवायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो जब लॉ ने डिफाइन किया एनवायरमेंट को उसने हमारी वही बचपन वाली डेफिनेशन को एक एक्सपेंसिव वर्जन दे दिया एंड दैट वाज एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर एयर लैंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड ह्यूमन बीइंग्स लिविंग क्रिएचर्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टीज तो बेसिकली इसने यहाँ पर लॉ ने यहाँ पर एनवायरमेंट का वही एक्सपेंसिव फॉर्म बता दिया कि it is biotic elements like human beings, living organisms, microorganisms, animals, plants, at the same time abiotic elements, water, air and land और उन दोनों का interrelationship भी that is also environment how climate is impacting the humans और कैसे humans impact कर रहे हैं water air and climate को all of that is also environment all of that is also considered under the environment according to the law right पोल्यूटेंट क्या है पोल्यूटेंट कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैसियस चीज है जो प्रेजेंट है इस तरीके की कॉन्सेंट्रेशन में जो एक्चुअली एनवायरमेंट के लिए इंजूरियस हो सकती है हानिकारक हो सकती है राइट फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एक सटल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है इन द एनवायरमेंट दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल हम लोगों के एग्जिस्टेंस के लिए बट अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वो जरूरत से ज्यादा एनवायरमेंट में घुल मिल जाता है वहां पर पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है अब यहाँ पर दे डिड नॉट जस्ट रिस्ट्रेन देमसेल्व्स टू कोई भी एक सॉलिड कोई भी एक गैस यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैसियस किसी भी फॉर्म में अगर किसी भी तरीके का पोल्यूटेंट है उसे कंसिडर किया जाएगा सो बेसिकली एनवायरमेंट एंड पोल्यूटेंट को लॉ ने इन द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म हमारे सामने प्रेजेंट किया लेट्स प्रोसीड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो लास्ट ईयर अगर मैं 2025 की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था कि जो इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का ऑन ह्यूमन बीइंग्स ये भी आर्टिकल 21 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अब कंसोर्शियम ने आपके सामने इसी जजमेंट का एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से एसोसिएट करके बताया था जितने भी हमारे मिसलेनियस लॉज हैं एनवायरमेंटल लॉ इंटरनेशनल लॉ सरोगेसी जुवेनाइल जस्टिस समवेयर और द अदर लाइक एनी अदर लॉ वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है एनवायरमेंटल लॉ के लिए दीज आर द फ्यू आर्टिकल्स जो एनवायरमेंटल लॉ की वजह से या तो ऐड हुए या फिर हम उससे एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन लाते हैं आर्टिकल 21 the most important article of Indian Constitution, one of the most important ones, I would say, which is says right to life, right? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि लाइफ का मतलब बस ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं
इट मीन्स लाइफ विद डिग्निटी, एंड विद फॉर डिग्निटी हमें क्या चाहिए, एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, ना तो एयर पोल्यूशन होना चाहिए, ना किसी भी तरीके का नॉइस पोल्यूशन होना चाहिए, ना वाटर पोल्यूशन, ना सॉइल पोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर राइट टू लाइफ में जो एक्सपैंडेड वर्जन था ऑफ डिग्निफाइड लाइफ, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21, हमारा राइट टू फ्री, सॉरी, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हमारा फंडामेंटल राइट बनाता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 21। अगर मैं आर्टिकल 48 ए और आर्टिकल 51 ए जी की बात करूं, तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ही इसलिए किया गया था बिकॉज 1982 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद इंडिया रिकग्नाइज दैट यस, ये एनवायरमेंट कंसर्न्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें इकोनॉमी और एनवायरमेंट को बैलेंस करना है। तो 1982 की कॉन्फ्रेंस के बाद बेसिकली 48 ए एंड 51 ए जी को ऐड किया गया था अमेंडमेंट से। दीज वर बेसिकली एडेड थ्रू द अमेंडमेंट। 48A says protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। तो यहाँ पर दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। तो डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये एक डायरेक्शन है स्टेट को कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, इस तरीके से काम करना है कि आप एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सबको सेफ गार्ड कर रहे हैं, सबको प्रिजर्व कर रहे हैं। सिमिलरली अब हमें राइट दे दिया, स्टेट को एक ड्यूटी दे दी, अब हमें भी तो एज अ सिटीजन ड्यूटी निभानी पड़ेगी ना। अल्टीमेटली इट इज अस जो पोल्यूशन कर रहे हैं, इट इज अस जिन्हें वो पोल्यूशन को कंट्रोल भी करने के एफर्ट्स डालने हैं। तो 51 ए जी में डाली गई एक फंडामेंटल ड्यूटी जो ये कहता है कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट। सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना है, इंप्रूव भी करना है। सिर्फ आपको ये स्टेप्स नहीं लेने हैं कि आप कंट्रोल कर रहे हैं पोल्यूशन, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी स्टेप्स लेने हैं दैट आवर एनवायरनमेंट गेट्स बेटर फॉर दिस जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और अल्टीमेटली है आर्टिकल 253, ये तो है हमारा राइट, ये है स्टेट की ड्यूटी और ये है हमारी ड्यूटी। पर आर्टिकल 253 एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत जो भी हमारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, आपने फेमस वन सुने होंगे, पेरिस अग्रीमेंट या फिर रियो द जेनेरियो, राइट। तो यहाँ पर, या फिर मैं आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का जो पॉइंट बता रही थी, तो इन पॉइंट्स को हम इंडिया में लागू कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पावर गिवन बाय आर्टिकल 253 टू द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब अपना लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के बेसिस पर हम लॉ बना सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 कहता है कि अगर इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट है तो उसके ग्राउंड पे पार्लियामेंट चाहे तो कोई कानून बना सकती है उस चीज को इफेक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसके तहत हमारा जो एनवायरमेंटल लॉ है इट इज ग्रोइंग स्ट्रोंगर डे बाय डे। मूविंग फर्दर, अगर हम डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ की बात करें इंडिया में, तो बेसिकली जो फाउंडेशन रखा गया था वो रखा गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। 1982 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे पहली बार वर्ल्ड वाइड ये बात की गई कि यार इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। दिस इज व्हेन वी रियलाइज्ड दैट यस, इंडिया भी अपने आप को वन ऑफ द बिगर इकोनॉमीज देखना चाहता है। आज आई थिंक इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम पर, राइट। तो हमें एनवायरनमेंट को भी डेफिनेटली देखना पड़ेगा बिकॉज इंडिया की अगर हम बात करें तो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, बी इट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें उस टाइम पे ये कंसर्न भी दिखना स्टार्ट हो चुका था कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करें हमारे फॉरेस्ट, हमारी वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो 48 ए एंड 51 ए जी था उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर किया गया था। देन 1984, वर्ल्ड one of the world's biggest industrial disaster, भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई,
इससे पहले इंडिया के पास एयर पोल्यूशन एक्ट था, वाटर पोल्यूशन एक्ट था, वो एक्ट्स ऑलरेडी 1980s 1970s में आ चुके थे। बट जब 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, भोपाल के इतनी फैमिलीज इंपैक्ट हुई कि आज तक भी सम ऑफ द फैमिलीज आर स्टिल गोइंग थ्रू वो जो इम्पैक्ट आया था, आज तक भी उस चीज का इम्पैक्ट है। उस टाइम पर वी वर हेल्पलेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एयर पोल्यूशन एक्ट था, हमारे पास एक वाटर पोल्यूशन एक्ट था, पर फिर भी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि हम इंडस्ट्रीज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल पाए कि वो ख्याल रखें, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो इस तरीके से कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर पाए। तो पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को एक बहुत ही बड़ा गैप दिखा, जुडिशरी को एक बहुत बड़ा गैप दिखा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, कि ठीक है, हमारे पास एक्ट तो है जिसके तहत हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को भी इस्टेब्लिश कर दिया, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। बट अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट को इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो वहां पर सिर्फ एयर पोल्यूशन हुआ क्या? नहीं, द chaos वाज मच मच बिगर, द डैमेज वाज वेरी बिग, राइट? तो इसके बाद जो गैप था, देन द लेजिस्लेचर रियलाइज्ड और आया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एक ऐसा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो बॉडीज को भी स्टैब्लिश करता है, इंडस्ट्रीज की एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट करता है, एट द सेम टाइम अगर कोई गड़बड़ होती है तो विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन, रिहैबिलिटेशन, इनके भी एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करता है। तो जो भी गैप्स थे लॉ में रिलेटेड टू कि हम किस तरीके से कॉम्पेंसेशन दें, किस तरीके से विक्टिम को रिहैबिलिटेट करें, ये सारी चीजों को इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ने कवर अप किया। सो 1982 जब इंडिया मेंबर बना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, हम सीरियस होना स्टार्ट हुए फॉर एनवायरमेंट, एंड फाइनली 1984 वाज एन आई ओपनर ट्रेजेडी फॉर अस, एंड 1986 में हमने एक्शन लिया और बनाया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आज की बात की जाए तो हमारे पास बहुत से लॉज हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलग से है, एयर पोल्यूशन एक्ट, नॉइज पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एट द सेम टाइम बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग से प्रोविजंस है। बट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन सब का एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जिसके अंडर ये कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं। ओके, सो दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप। अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ बेसिक प्रोविजंस की बात करें तो ये पोल्यूटेंट्स के साथ भी डील करता है, जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस। अब पोल्यूटेंट्स व्हाट वाज इट? कोई भी लिक्विड, गैसियस या सॉलिड सब्सटेंस जो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है एनवायरमेंट में जो हार्म कर सकता है एनवायरमेंट को। ठीक है, तो यहां पर इसने ये भी डिफाइन किया क्या क्या पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। पोल्यूटेंट्स के अलावा कोई हजार्डस सब्सटेंस जो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, इसने उसके साथ भी डील किया, ताकि कल को अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, इंडिया इज केपेबल टू डील विद इट, deal with the compensation on those aspects. Secondly, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, डिफरेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए और जितनी भी अथॉरिटीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन सब की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे हमने एयर पोल्यूशन एक्ट था अपने पास, वाटर पोल्यूशन एक्ट था, अलग अलग बॉडीज बना दी, बट अल्टीमेटली एनवायरमेंट तो यही है ना। जब हमने एनवायरमेंट बोला कि एयर, वाटर, लैंड का इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस, लिविंग बींग्स एंड एनिमल्स है, तो यहां पर अथॉरिटीज का कोऑर्डिनेट करना वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन every person has a locus standi. लोकस स्टैंडाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में भी समझते हैं, बट एक बार क्विकली यहां पर भी समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता है लोकस स्टैंडाई। अब किसी भी पर्सन का कोर्ट में जाने का एक रीजन होना चाहिए, उस केस को फाइल करने का एक रीजन होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे किसी फ्रेंड का कॉन्ट्रैक्ट था विद मिस्टर ए, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, तो या तो मेरा फ्रेंड कोर्ट में जा पाएगा, राइट? अगर वो माइनर है तो उसकी फैमिली जा पाएगी, पेरेंट्स जा पाएंगे, गार्डियंस जा पाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरा उस केस में कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उस केस के साथ। बट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं और वो दोनों साथ में थे, क्या अब मैं उस केस को फाइल कर सकती हूँ या अब उस केस से मेरा लेना देना है? हाँ, तो यहां पर ये बोला गया कि हर पर्सन के पास लोकस स्टैंडाई होगा, मतलब भले ही डायरेक्टली मैं इंपैक्ट नहीं हुई,
किसी भी पोल्यूशन के इम्पैक्ट से या फिर किसी भी तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई डैमेज नहीं आया मेरे ऊपर, बट मैं एक एनजीओ हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। एंड क्या मैं बीइंग एन एनजीओ और बीइंग एक्टिविस्ट एक केस फाइल कर सकती हूँ? यस। तो लोकस स्टैंडर्ड सिंपली मीन्स लीगल स्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन इन अ कोर्ट। तो यहां पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया और ये बोला कि हर वो इंसान जिसको नुकसान हो रहा है, वो कई बार अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, आप विक्टिम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के। तो यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, दे कैन स्टेप इन एंड वो केस फाइल कर सकते हैं फॉर द कॉम्पेंसेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम्स। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, कि हर इंसान के पास एक लीगल स्टैंडिंग होगा। इट इज नॉट जस्ट द विक्टिम, इट इज नॉट जस्ट द पर्सन जिसको नुकसान हुआ है वो केस फाइल कर सके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन यहाँ पर जो पावर दी गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी कि वो और अथॉरिटीज भी स्टैब्लिश कर सकते हैं इस एक्ट के तहत इफ रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त हम हेल्पलेस थे कि हम कंपनीज इंडस्ट्रीज को अकाउंटेबल ही नहीं बना पा रहे थे उनकी एक्टिविटी के लिए। इतना बड़ा नेग्लिजेंस हुआ, उसके बाद हम हेल्पलेस थे। दिल्ली में ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ, हम हेल्पलेस थे। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में अथॉरिटीज तो बनाई गई, साइमल्टेनियसली पोल्यूटेंट्स को डिफाइन किया गया, उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि कौन कोर्ट केस फाइल कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात थी कि कंपनीज, डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज को भी लाइबल, उनकी भी लाइबिलिटी डिफाइन की गई कि किस तरीके से उनको लाइबल बनाया जा सकता है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज है जो अगर फुलफिल नहीं हुई तो डेफिनेटली उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हेल्पलेसनेस थी उसको काउंटर करने के लिए ये स्टेप लिया गया। सो इफ यू सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जो मेजर प्रोविजंस हैं उन्हें लाया ही गया था विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हाँ, एक जो गैप है हमारे लीगल एस्पेक्ट्स में वो फुलफिल किया जाए। लेट्स प्रोसीड। ये है हमारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट लॉ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर दिस सेशन। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट या फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था एंड इस वक्त उसके हेड कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट यूज करता है किसी भी केस में एक डिसीजन देने के लिए, एनवायरमेंटल केसेस में डिसीजन देने के लिए। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, environment impact assessment, and intergenerational equity. These are the important pointers, important principles. Let's discuss them one by one. First and foremost is sustainable development, जिसे शायद आपने अपने 7th या 8th के साइंस में या सोशल साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सिंपली एक इस तरीके का बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी कि जब भी डेवलपमेंट हो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस का एक बैलेंस करते हुए हो, फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान रखते हुए हो। अभी तक ये माना जा रहा था कि या तो हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं या हम इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। अब दोनों ही चीजें बहुत ही एक्सट्रीम एंड्स पे हैं। अब यहाँ पर एक 1997 में आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई थी, राइट? तो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो इट वाज ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो ये माना गया था कि ना तो हम कंट्रीज को रोक सकते हैं डेवलपमेंट करने से, ना तो हम उन्हें रोक सकते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने से, एट द सेम टाइम एनवायरमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें एक बैलेंस लाना होगा बिटवीन एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो दिस वाज द वन ऑफ द वेरी मेजर एस्पेक्ट्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉग्नाइज किए गए थे, उसको टर्म दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच सिंपली मीन्स कि डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इस तरीके से रिसोर्सेज यूज करे कि जो फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए टू मीट देयर ओन नीड्स।
हमने यहाँ पे ये नहीं बोला ग्रोथ मत कीजिए, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, बिल्कुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी वो बैलेंस्ड, वो टू बी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली मीन्स कि इस तरीके से रिसोर्सेज यूज करो कि तुम फ्यूचर जनरेशन से वो रिसोर्सेज बोरो करके बैठे हो। दीज आर नॉट योर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज एक्चुअली फ्यूचर जनरेशन के हैं जो हम लोगों ने बोरो किए हैं, एंड शुड बी यूज्ड इन सच अ मैनर कि हम क्या कहते हैं, उनके पास भी वो ये चीजें बचनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कई बार ये बोलते हैं ना कि यार आज जो हम एनवायरनमेंट इंजॉय कर रहे हैं, या हमारी पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने जो एनवायरनमेंट इंजॉय किया है, वो हमारी आने वाली जनरेशन शायद इंजॉय नहीं कर पाएंगी। दोज क्लियर वाटर्स और वो माउंटेन का जो भी फ्लोरा फोना है वो उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस इज वेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टेप्स इन, और ये प्रिंसिपल कहता है कि इस तरीके से करो तरक्की कि आगे वाली जनरेशन भी डेफिनेटली वो एंजॉय कर पाए। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में डेफिनेटली बताया गया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आई थिंक। बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ज्यादा प्रोमिनेंट किया इंडिया में। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सिंपली अभी तक जो एनवायरमेंटल लॉ का एस्पेक्ट था वो ये था, वेट एंड वॉच। अगर नुकसान हुआ तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला कि हमने अथॉरिटीज बना दी, हमने अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी, हमने लाइबिलिटी के प्रोविजंस बता दिए, तो देखा जाएगा। वेट एंड वॉच, जब नुकसान होगा तब देख लेंगे, संभाल लेंगे। बट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज सिंपली सेफ्टी फर्स्ट, कि पहले प्रिकॉशन लेते हैं। अगर कहीं पर भी एक प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम से, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, चाहे वो डैम बनाना है, चाहे वो कोई एक बिल्डिंग बनाना है, या फिर किसी भी तरीके का एस्पेक्ट, अगर वहां पर उससे नुकसान हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कोई एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो, अगर कोई भी नुकसान है, चाहे वो ह्यूमंस को है, चाहे वो एनिमल्स को है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज को है, फ्लोरा एंड फोना को है, स्टिल इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ डैमेज, और प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए कि हम वो नुकसान को रोक पाए। तो बेसिकली एक एंटिसिपेशन, एक अंदाजा लगा लिया जाएगा कि क्या हार्म्स या थ्रेट्स हो सकते हैं किसी भी एक स्टेप को लेने से। इट कुड बी टू ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज टू द एनवायरमेंट, कि हम प्रिवेंट कर सके एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कोई भी काम करने से पहले ही पता है कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो पहले ही उस गड़बड़ के रिगार्ड्स में आपने चीजें संभाल ली। जैसे इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज में इंटरफेयर किया था, दैट अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट्स वर बीइंग रिमूव्ड। अब कमेंट बॉक्स में उस एरिया का नाम बताओगे कि कहाँ के फॉरेस्ट को रिमूव ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। बहुत ज्यादा न्यूज में थी वो चीज, एंड यू विल हैव टू कमेंट डाउन कि कौन से एरिया से वो एसोसिएटेड था। ठीक है, तो वहां भी इट वाज समवट काइंड ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्टेप इन कर लिया कि नहीं, गड़बड़ हो रही है, पहले ही हम रुक जाते हैं। ठीक है, डैमेज हो बाद में संभालने से बेटर है अभी समझ आ गया। तो हम अनसर्टेन भले ही हो कि कितना पोल्यूशन होगा, पर अगर हमें पता है कि हाँ पोल्यूशन होगा, तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। डिग्री ऑफ हार्म डज नॉट मैटर। देन थ्रेटेंड हार्म ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल नेचर, कुछ सीरियस होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर वो नुकसान हो गया, डेफिनेटली उस चीज को ब्रिंग बैक करना वुड बी वेरी हार्ड और वुड बी इम्पॉसिबल। देन भले ही साइंटिफिक या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। दैट कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ इनएक्शन। मतलब कि भले ही आपके पास 100% प्रूफ नहीं है ये नुकसान होगा, एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी काफी है आपके लिए प्रिकॉशंस लेने का। अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, डेफिनेटली स्टेप्स आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं, उस डेवलपमेंटल प्रोग्राम को रोका जा सकता है। देन बर्डन ऑफ प्रूफ पोल्यूटर पे होगा। मतलब
अगर कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रही है तो उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उसको ये प्रूव करना होगा कि कैसे उसने सारे प्रिकॉशंस लिए और कैसे उसका अब कोई भी स्टेप एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन हेल्थ को हार्म नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हम टॉर्ट्स में या क्राइम्स में काफी बार डिस्कस करते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू नो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे केस का नाम लिखा है। कंसोर्शियम मोस्टली आपके सामने ये केस नहीं पूछता है कि कौन से केस से ये पॉइंट आया या प्रिंसिपल आया, ठीक है, बट स्लैट जैसे एग्जाम्स में बाय एनी चांस कई बार आ जाते हैं, वैसे आज तक कभी आया नहीं है। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के इस केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली यहाँ पे एक सदर्न स्टेट में टैनरीज थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा था। जो आसपास के एरियाज थे, लोग थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ दोज टैनरीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला था कि डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आपको पता है कि आपकी एक्टिविटी की वजह से किसी को भी नुकसान हो सकता है। लेट्स प्रोसीड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। अगर नुकसान हो गया, सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिसोर्सेज हमने उधार लिए हैं अपने फ्यूचर जनरेशन से, जो भी काम करना है उनको ध्यान में रखते हुए करना है। सेकेंड वाज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की वेट एंड वॉच को हम थोड़ा सा सेट असाइड करके सेफ्टी फर्स्ट को देखेंगे, पहले प्रिकॉशंस लेंगे। पर अगर बाय चांस कोई भी नुकसान हो गया अनफॉर्चुनेटली, अब पे कौन करेगा? तो यहां पर कोर्ट ने बोला पोल्यूटर विल पे। रियो डिक्लेरेशन शायद सबने सुना होगा, रियो डी जेनेरियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस ऑन एनवायरमेंटल लॉ। 1992 की इस कन्वेंशन में पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को रेकग्नाइज किया गया था और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रेकग्नाइज हुआ कि कौन पे करेगा। जिसने पोल्यूशन किया है वही पे करेगा। तो यहां पर एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डाली गई, कंप्लीट लाइबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक लाइबिलिटी डाली गई कि जो भी नुकसान कर रहा है एनवायरमेंट को, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पेंसेट नहीं करेगा विक्टिम को, पर अगर एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है तो उसे रिस्टोर भी करेगा। सिर्फ विक्टिम को कॉम्पेंसेशन देना फॉर द डैमेज, फॉर द हार्म काफी नहीं है, आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी एक तरीके से कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान उस एबायोटिक एलिमेंट को भी हुआ है। उसको भी रिस्टोर करने के लिए जो भी खर्चा आएगा, जो भी पैसा लगेगा, वो भी उस इंडस्ट्री, उस फैक्ट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ेगा। दिस वॉज पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज नॉट जस्ट द ह्यूमन हेल्थ जो इम्पैक्ट हो रही है, इट इज ऑल्सो द फ्लोरा, फोना एंड दी अदर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो मान लो अगर कोई भी एक फैक्ट्री है, उसने इस तरीके से पोल्यूशन किया है कि जो पूरी रिवर है वो कंटामिनेट हो चुकी है, उसका पानी बिल्कुल कंटामिनेट हो चुका है। तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा उनको नहीं देना जिनके घर आसपास है, जिनकी तबीयत वो गंदा पानी पीने से खराब हो गई है, बट एट द सेम टाइम वो रिवर को अब क्लीन करने में जितना पैसा लगेगा, वहां पर मरीन लाइफ को रिस्टोर करने में जो पैसा लगेगा, वो भी उस फैक्ट्री, उस इंडस्ट्री को पे करना पड़ेगा। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, जिसे कोर्ट ने इस केस में ले डाउन किया था। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल को फर्स्ट टाइम इंडिया में रिकॉग्नाइज किया था इन बाय, और उसको पावर कहां से मिली थी? जो ये रियो डिक्लेरेशन था 1992 का, उसके थ्रू। ठीक है, तो यहां पर बेसिक पर्पस क्या है पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का, कि हम इंटरनलाइज कर लें कि एनवायरमेंटल कॉस्ट एग्जैक्टली कौन बेयर करने वाला है। ठीक है, एट द सेम टाइम यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में अगर उन्हें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, उससे पहले ही वो स्टेप ले ले क्लीनर टेक्नोलॉजीज के लिए, कि पोल्यूशन हो ही ना, कि उन्हें बाद में एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ दोनों के एस्पेक्ट्स के लिए कॉम्पेंसेट करना पड़े। एंड अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट दोनों के प्रोटेक्शन के लिए पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ डिसाइड कर लिया गया किसके लिए पे किया जाएगा। आई थिंक पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का आपका पिछले 6 से 7 मॉक्स में कोई एक पैसेज भी आया था इससे रिलेटेड, एक बार चेक करना। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे रिलेटेड हमने एक जजमेंट भी पढ़ा था सीएलके में,
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA सिंपली मीन्स कि ये बेसिकली कुछ रूल्स थे जो नोटिफाई किए गए थे बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली। तो इसका पर्पस ये है कि कोई भी जब एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम आ रहा है तो उसका पूरा इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में हम ये देख रहे थे कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि नुकसान ना हो, पर यहाँ पर पूरा असेसमेंट होगा। ये देखा जाएगा कि इस डेवलपमेंटल प्रोग्राम से, जैसे होता है ना कि कोई भी स्टेप उठा रहे हैं तो इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हो रहा है, वो तो हमने असेस कर लिया, बट अब ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज को ये भी असेस करना होगा कि उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर इवैल्यूएट करना होगा द लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोई भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के, डेवलपमेंटल प्रोग्राम के, एंड इंटर रिलेटेड जो भी सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट है, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट है, सबको देखा जाएगा। क्या वो बेनिफिशियल है, क्या वो एडवर्स हैं। अगर कहीं पे डैम बनाने की बात की जा रही है, रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है, वहां पर अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो शायद कहीं और सस्टेन नहीं कर पाएगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ये सारे इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं। या अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फैक्टर्स देख रहे थे, मेजर एस्पेक्ट्स देख रहे थे, बट इफ यू सी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में हम कल्चरल इम्पैक्ट्स टू द सोसाइटी भी देख रहे हैं। तो नाउ द लॉ इज गेटिंग वेरी विजिलेंट अबाउट किस तरीके के हार्म्स हो सकते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए प्रॉपर रूल्स हैव बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन 2006, एंड उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो असेसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, एंड बेस्ड ऑन दैट असेसमेंट रिपोर्ट ओनली किसी को भी एक गो अहेड या ग्रीन सिग्नल मिलता है। Proceeding further, intergenerational equity. This is somewhat a principle जहां पर हम generations के बीच में एक equity preserve करके रखना चाहते हैं, that it should be fair and justified to हमारी future generations also. As I told you, हमारे जो resources हैं वो borrowed हैं from the future generations. तो sustainable development basically हमें ये बोलता है कि जो भी development हो वो फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान में रखते हुए हो, हम उनसे रिसोर्सेज बोरो कर रहे हैं, उनके लिए भी इसी तरीके के रिसोर्सेज बचने चाहिए, राइट। हम ऐसा ना करें कि सारे रिसोर्सेज खुद यूज कर ले और उनके लिए कुछ नहीं बच रहा है या बहुत कम बच रहा है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, एंड क्लाइमेट चेंज को भी हमें कंट्रोल करना होगा, मिटिगेट करना होगा, कम करना होगा, राइट। अब ये सिर्फ इसलिए है कि आने वाली जनरेशंस को वी आर प्रॉमिसिंग अ बेटर एनवायरमेंट, इफ नॉट बेटर एटलीस्ट द सिमिलर एनवायरमेंट एज अस। हम यहाँ पर उनसे उनका जो हक है टू एंजॉय दैट हेल्दी एनवायरमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, वो नहीं छीन रहे हैं। दैट इज इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन, इस प्रिंसिपल को डेवलप करने के पीछे पहले एक केस था, उसको समझते हैं, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस। ठीक है, इस केस में बेसिकली हुआ क्या था कि एक पर्सन है, अब उसने ब्यास के किनारे द पर्सन प्लान कि वो एक रिजॉर्ट बनाएगा। ठीक है, अब उसने उस चीज की वजह से कि वहां रिजॉर्ट है, ब्यास रिवर के आसपास बना रहा है बिकॉज बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट होगा, तो उसने ये सोचा कि मैं जो रिवर का फ्लो है उसे डाइवर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब कहने की बात है तो कुदरत ही, जो उसका रास्ता है, बोलते हैं ना कि वो तो बना ही लेगा। तो काफी ज्यादा डैमेज हुआ, जो आसपास की प्रॉपर्टीज थी उनको काफी ज्यादा डैमेज हुआ, जिसके चलते एक सुप्रीम कोर्ट ने नया प्रिंसिपल डेवलप किया, एंड दैट वाज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये सरकार के हाथ में इसलिए है क्योंकि सरकार बस एक ट्रस्ट बनाकर बैठी है, सरकार बस उन रिसोर्सेस को पब्लिक के बिहाफ पे होल्ड कर रही है। किसी भी प्राइवेट यूज के लिए इन रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हो सकता है, या फिर इन्हें प्राइवेट पर्पस के लिए रिलोकेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक लीगल प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज पब्लिक यूज के लिए है, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, फॉरेस्ट। ठीक है,
और गवर्नमेंट बस एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है उसको प्रोटेक्ट एंड मेंटेन करने के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए। अगर आपको रिवर पे कुछ भी ऐसा काम करना है विच इज फॉर पब्लिक बेनिफिट, अलाउड है। पर यहाँ पे रिजॉर्ट बनाने के लिए, कोई भी होटल बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए आप पब्लिक रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। दिस इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। गवर्नमेंट बस एक मीडिएटर है जो लोगों के बिहाफ पे उन रिसोर्सेज को संभाल के बैठी है। वो अपने बेनिफिट के लिए, किसी एंटिटी के बेनिफिट के लिए, प्राइवेट यूज के लिए इन रिसोर्सेज को उन्हें सौंप नहीं सकती है। ये रिसोर्सेज अल्टीमेटली जनता के हैं, लोगों के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज जस्ट एज अ ट्रस्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर, पब्लिक पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, नेविगेबल वाटर्स। एट द सेम टाइम इन रिसोर्सेज को नॉन एलियनेशन, मतलब कि इन रिसोर्सेज को किसी और को नहीं दिया जा सकता है। एंड स्टेट की एक जवाबदेही है सिटीजन्स को अगर ये ड्यूटी उन्होंने नहीं निभाई तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि स्टेट ने अगर कोई रिसोर्सेज दे भी दिए तो उसकी जवाबदेही अब लोगों की तरफ होगी। कोर्ट की तरफ तो डेफिनेटली है ही, बट अब लोगों की तरफ भी एक जवाबदेही होगी। और स्टेट की एक ड्यूटी स्टैब्लिश कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश कर दी कि तुम बस एक मीडिएटर, एक ट्रस्टी हो, तुम्हारा हक नहीं है उन रिसोर्सेज पे। वो नदी, वो फॉरेस्ट तुम्हारा नहीं है, यू आर जस्ट अ ट्रस्टी फॉर दैट। दिस वॉज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। Okay, so India may we started with the inclusion of Article 48A and 51AG as DPSP and fundamental duty. Environmental Protection Act develop हुआ after the eye-opening भोपाल गैस tragedy। उन gaps को rectify करने के लिए Environmental Protection Act के provisions को include किया गया। And then जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब कि जुडिशरी ने बहुत सारे केसेस में हमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इन सबको जुडिशरी ने टाइम टू टाइम डेवलप किया है। एट द सेम टाइम नाउ इज द टाइम जब जुडिशरी इन चीजों के लिए काफी ज्यादा सीरियस भी हो रही है, बिकॉज एज यू माइट हैव सीन पिछले एक महीने में बहुत सी नेचुरल डिजास्टर्स हुए इन हिमाचल। सो नाउ इवन सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहां पे शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। बिकॉज अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया, जजमेंट तो नहीं, एक स्टेटमेंट टाइप्स दिया था कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ सालों में ये स्टेट्स बचेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा नेचुरल डिजास्टर से वो हर साल गुजर रहे हैं एंड बहुत ही एक्सट्रीम लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। सो this was all about this session of environmental law. Do comment in the chat box जो भी questions मैंने आपसे पूछे related to NGT, related to I think there was one more question as well जो मैं भूल चुकी हूँ इस टाइम तक। Also do comment कि आपको और कौन से miscellaneous laws के session चाहिए so that we can bring them to you on priority. Okay, that was all about this session. I hope you guys enjoyed and I'll see you with another session. Bye bye, take care.